तो भाई लोग इन्फिनाइट एवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो के पार्ट 5 है। मैं आशा करता हूँ कि आप पार्ट 5 को भी उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना आपने पार्ट 4 को किया था। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने ये देखा कि हमारा एमसी प्रिंसिपल से कुछ ऐसा कहता है कि हमारे प्रिंसिपल भी शॉक हो जाती है। हमारा एमसी प्रिंसिपल से कहता है कि वो चाहता है कि पूरा स्कूल उसे चैलेंज करे मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में। और अब आगे ये सब सुन के हमारे प्रिंसिपल अपना सर पकड़ लेती हैं। वो कहती हैं क्या तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? तुम बस एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और तुम चाहते हो पूरा स्कूल तुम्हें चैलेंज करे, वो भी मार्शल आर्ट में। और हमारा एमसी कहता है कि मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज आप मेरे साथ जिम में चलिए, मैं आपको साबित कर दूंगा कि मैं उस लायक हूँ कि पूरा स्कूल मुझे चैलेंज करे। तुरंत ही हमारा एमसी और प्रिंसिपल जिम में पहुंच जाते हैं। हमारे प्रिंसिपल कहती है आखिर तुम क्या दिखाना चाहते हो? और हमारा एमसी कहता है कि अपनी ताकत। और ये सुन के हमारे प्रिंसिपल थोड़ी घबरा जाती है और बोलती है कि रुको, तुम क्या बोल रहे हो? हम देखते हैं कि हमारा एमसी पलक झपकते ही लगभग 700 किलो का डंबल अपने सिंगल हैंड से उठा लेता है। और ये सब देख के हमारी प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और तब हमारी प्रिंसिपल समझते हैं कि वो अपना स्ट्रेंथ दिखाने का बात कर रहा था। और हमारे प्रिंसिपल कहते हैं कि 700 किलो वो भी सिंगल हैंड से। कहते हैं कि हमारे स्कूल के हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लड़का था वो टियांग, ये तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और ये सब देख के तुरंत हमारे प्रिंसिपल मान जाती हैं। वो कहती है कि टूर्नामेंट की अरेंजमेंट मैं जल्दी करती हूँ जिसमें तुम्हारे सामने ही पूरा स्कूल होगा। और हमारे एमसी प्रिंसिपल से प्राइज मनी को भी रखने को बोलता है। वो बोलता है कि बिना प्राइज मनी के कोई भी मोटिवेट नहीं होगा। हमारा एमसी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप 2 तरह के प्राइजेस रखें। पहला प्राइज उन सबको मिलेगा जो लोग भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि सभी लोग पार्टिसिपेशन के लिए एंकरेज हो सकें। और दूसरा प्राइज होगा एक्यूमुलेटेड प्राइज, जिसकी वैल्यू चैलेंज के बड़े होने के साथ साथ बढ़ती रहेगी। अगर टाइम के अंदर ही किसी ने मुझे हरा दिया तो वो पूरा प्राइज मनी उसका हो जाएगा, लेकिन अगर कोई हरा नहीं पाया तो वो पूरा प्राइज मनी मेरा हो जाएगा। और हमारे प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम इन सब के बारे में टेंशन मत लो, तुमने जैसा कहा वैसा ही होगा। और आखिर में हमारा एमसी प्रिंसिपल से कहता है कि प्लीज उसके पावर्स के बारे में किसी को ना बताएं, वरना कोई भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। और हमारे प्रिंसिपल कहती हैं ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हमारी प्रिंसिपल हमारे एमसी को टूर्नामेंट का पूरा प्लान बताती हैं। और ये प्लान हमारे एमसी को पसंद आता है और वो प्रिंसिपल को थैंक्स बोलता है इतने सारे हार्ड वर्क के लिए। और हमारे प्रिंसिपल बोलती है कोई बात नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारे मार्शल आर्ट टीचर और एक और टीचर बहुत ही ज्यादा शॉक में खड़े हुए होते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया होता है जिसे देख के उनके आंखों पे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता है। दोनों टीचर्स देखते हैं कि वो प्रिंसिपल जो हमेशा गुस्सा और इरिटेशन में रहती है, वो हमारे एमसी से बहुत ही ज्यादा नरमता से बात कर रही होती है। नेक्स्ट हम दोपहर के 2 बजे का सीन देखते हैं जहाँ हमारे प्रिंसिपल इस टूर्नामेंट के बारे में अनाउंस करने वाली थी। और हमारे प्रिंसिपल हमारे एमसी के बेसिक अचीवमेंट और उसके रिसेंट इन्फॉर्मेशन से शुरू करती हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो टूर्नामेंट के बारे में बताती हैं, प्राइज मनी के बारे में बताती हैं और सारे रूल्स के बारे में बताती हैं। ये सब सुन के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सबके पास अपना अलग अलग ओपिनियन था। कोई कहता है कि लगता है प्रिंसिपल पागल हो गई है, तो कोई कहता है कि आखिर ये लड़का अपने आप को समझता क्या है, इसने तो बस सेकेंड ईयर के एलाइट स्टूडेंट्स को हराया है और अभी से इसके अंदर इतना ज्यादा घमंड आ गया है। इसे लगता है कि हमारे स्कूल हिस्ट्री के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट जो था ली टियांग, ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। क्या ये लड़का उस लायक भी है कि हम इसे चैलेंज कर सके? और ये सब बातें सुन के हमारा एमसी भी बोलना शुरू करता है। हमारा एमसी बोलता है कि तो टूर्नामेंट कल से स्टार्ट होगा। हर दिन जो हमें 2 घंटे का लंच ब्रेक मिलता है, उन 2 घंटों में मैं आप सभी को जिम में मिल जाऊंगा। जो कोई भी मुझसे लड़ना चाहता है वो वहां आ सकता है और मुझसे लड़ सकता है। और हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि परफेक्ट, जैसा मैंने सोचा था वही हो रहा है। यहाँ कई लोग हैं जो मुझे हराना चाहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहे तो मैं अपना प्राइमल डोमिनेंस वाला अचीवमेंट जल्दी ही पूरा कर लूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि 2 लड़कियां गोल्डन हेयर कलर वाले बंदे को छेड़ रही होती हैं और वो ऑफर कर रहे होते हैं कि उनके साथ बैठ के 2 ड्रिंक्स पिए। और वो लड़का बोलता है कि मुझे इस सब में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे रास्ते से हट जाओ। और वो दोनों लड़कियां वहां से नाराज होकर निकल जाती हैं। वो बोलती हैं कि तू जिंदगी भर सिंगल ही रहेगा। और वो लड़का अपने मन में ये सोच रहा होता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि शंघाई सिटी इतना गरीब होगा। और तब हमें पता चलता है कि ये बंदा रेड गॉड कल्ट का एक मेंबर है। वो कहता है कि इतना ढूंढने के बाद भी मुझे कोई भी 10 on 10 हैंडसम बंदा नहीं दिखा। जितने भी लोग मेरे आजू बाजू से निकले वो सारे एवरेज थे। अगर मैंने इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा नहीं किया तो पता नहीं लीडर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, शायद मुझे वो लोग कल्ट से निकाल देंगे। स्टार्टिंग में तो मैंने ये सोचा था कि मैं किसी सेलिब्रिटी के बच्चे को किडनैप करूंगा, लेकिन उसके आजू बाजू बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। और जैसे कि मैंने इस कल्ट को रिसेंटली ही ज्वाइन किया है, मेरे पास कोई पावर्स भी नहीं है इन सारे किडनैपिंग के लिए। पता नहीं इस मिशन को पूरा करने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए। गेस व्हाट, तभी हमारा एमसी उस बंदे के सामने से दौड़ते हुए निकलता है और हमारे एमसी को देख के वो बंदा बोलता है कि
कि वाओ ये कितना ज्यादा हैंडसम है, आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे मेरा शिकार मिल गया। वो बंदा सोचता है कि यही मेरा मौका है, इस रोड पे ज्यादा ट्रैफिक और लोग भी नहीं है। और हम देखते हैं कि वो बंदा अपने असली रूप में आ जाता है, एक जायंट रैट मॉन्स्टर। पर तभी अचानक से उस रैट मैन के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर आके पड़ता है और वो पत्थर इतना जोर का था कि इसकी पूरी दुनिया ही हिल जाती है। और हमारे एमसी सोचता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि दौड़ते समय मुझे एक रैट मैन मिल जाएगा। खैर कोई बात नहीं, अब मुझे एक और म्यूटेटेड रैट के पावर को एब्सॉर्ब करने का मौका मिल जाएगा। और हम देखते हैं कि वो रैट मैन दर्द में सोच रहा होता है कि ये बंदा तो बहुत खतरनाक है, वैसे ही मेरा सर फटा जा रहा है और पता नहीं कब से ये मुझे देखते हुए कुछ बड़बड़ा रहा है, मैं आखिर इतना अनलकी क्यों हूँ। और हम देखते हैं कि बस थोड़ी देर में ही वो रैटमैन नरक सिधार जाता है। और ये देख के हमारे एमसी भी थोड़ा शॉक था। वो कहता है क्या बस एक पत्थर से ये मर गया? मैंने सोचा भी नहीं था कि रैट गॉड के फॉलोअर्स इतने कमजोर होते हैं। जो भी हो, इससे पहले इसे कोई देख ले, चलो इसके लाइफ एसेंस को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि पहले से ही हमारे एमसी के पास 7% म्यूटेटेड रैट के एसेंस थे और इसके बॉडी के एसेंस को अब्सॉर्ब करने के बाद वो 8% हो जाते हैं। और ये देख के हमारा एमसी सोचता है क्या मजाक है ये, बस 1% ये रैट इतना कमजोर था। खैर जो भी हो, मुझे लगता है कि अब मुझे रात में रनिंग करना थोड़े दिनों के लिए छोड़ना होगा, क्योंकि मुझे पता है रैट गॉड के कल्ट में सभी लोग इसकी तरह कमजोर तो नहीं होंगे। मुझे पता है कि कुछ रैट गॉड के फॉलोअर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि म्यूटेशन के बाद कुछ रैट्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि उनके ऊपर गोलियों का भी असर नहीं होता। अगली सुबह न्यूज आती है कि शंघाई यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्टर और सिक्योरिटी फोर्स ने मिलकर रैट गॉड कल्ट को पूरा ही खत्म कर दिया है। और इस ऑपरेशन का हीरो होता है वू टियांग, जो कि एक एडवांस लेवल का जीन फ्यूजर होता है और जिसने उस रैट किंग को बस 30 सेकंड में ही हरा दिया। और ये सब सुन के हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाता है और उसे पता चलता है कि एक एडवांस लेवल के बींग की असली पावर क्या होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वू टियांग अपने साथी के साथ बैठ के बात कर रहा होता है और उसका साथी इससे पूछता है क्या तुम्हें प्रोफेसर के बारे में कुछ पता चला? और वू टियांग बोलता है कि उनके बारे में अभी भी कुछ खबर नहीं मिली है और उनके साथ जो सोर्स टीम गई थी साइट 36 पे वो सब भी मिसिंग है। और ये सब सुनकर उसका दोस्त साइट 36 के बारे में पूछता है और वू टियांग बोलता है कि साइट 36 की हालत अब ठीक है, वरना मेरे पास यहाँ आने का टाइम ही ना होता। तो आखिर में मैंने उन छोटे मोटे कचरे को साफ कर दिया जो केओस के वक्त निकल भागे थे। और उसका दोस्त बोलता है कि तुम इन्हें छोटा मोटा कचरा बोल रहे हो? वो रैट किंग जिसने पूरे सिटी पब्लिक सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स को परेशान करके रख दिया था। हाँ, हो सकता है कि वो सब तुम्हारे लिए कचरा ही हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे कि एडवांस लेवल के इंसान के लिए ये सब तो कचरा ही होगा। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? और ऐसा बोल के उसका दोस्त उसका टांग खींचता है और उसका दोस्त बोलता है कि तो अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो हमारे पुराने कॉलेज में जाके थोड़ा लेक्चर ही दे आओ। और वू टियांग बोलता है कि भाई मैं यहाँ खाली नहीं बैठा हूँ, मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है। और उसका दोस्त बोलता है कि हमारे प्यारे जूनियर्स को गाइडेंस देना भी तो एक इम्पोर्टेंट काम ही है। और वू टियांग बोलता है कि देखो मेरा दिमाग मत खाओ, मैं नहीं जाने वाला। और ये सीन यहीं पे कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें एक डरावनी केव दिखाई जाती है और हमें उस केव के अंदर से एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कह रही होती है, मैंने इतनी मुसीबतें उठाकर तुम्हें यहाँ लाया था ताकि तुम हमारी नस्ल को बढ़ा सको और सुरंगें खोद सको, लेकिन तुम तो यहाँ वहाँ भाग रहे हो और लोगों को खा रहे हो और इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर रहे हो। शुरू में तो तूने बस भिखारियों और आवारा लोगों को खाया, फिर तुमने जवान और नरम मांस को भी खाना शुरू कर दिया और उसके बाद तुम्हें बड़े और ताकतवर लोगों का भी चस्का लग गया और अब तुमने अमीरों को भी खाना शुरू कर दिया है। और वो बड़ा सा मॉन्स्टर कहता है कि इसके बाद तो तुम मरना डिजर्व करते हो। और वो रैटमैन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और बोलता है कि मुझे एक आखिरी चांस दे दीजिए। और वो बड़ा सा मॉन्स्टर कहता है कि चांस तो तुम्हें मिलेगा इस सब की भरपाई करने का। मैंने सुना है गटर के चूहों की आंखों से बहुत ही गंदी बदबू आती है, लेकिन ये खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। वैसे मुझे ये भी पता है कि तुम उतने भी दिमाग से पैदल नहीं हो, तुम खुद तो अंधेरे में मजे करते रहते हो और अपने भाई को रैट किंग बनने का नाटक करने दिया ताकि सारा इल्जाम उस पे आ जाए। और तब हमें पता चलता है कि असली रैट किंग तो ये है और वू टियांग ने जिसको मारा वो तो इसका भाई था। और हम देखते हैं कि देखते ही देखते वो बड़ा सा मॉन्स्टर इस रैट किंग की एक आंखें निकाल लेता है और वो बड़ा सा मॉन्स्टर कहता है कि लेकिन अगर तुमने मेरे लिए अभी टनल्स खोदना नहीं शुरू किया तो तुम मरने वाले हो। हम देखते हैं कि हवा में ब्लड उछलता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा एमसी स्कूल में वॉक कर रहा होता है और उसके आजू बाजू के सारे लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि ये वही लड़का है जो पूरे स्कूल को चैलेंज करने वाला है, तो कोई कहता है ये तो बस एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, इसे अपनी औकात में रहना चाहिए। पता नहीं ये जिम भी जाता होगा या नहीं, चलो हमें क्या, चल के तमाशा देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारा एमसी ये सब बातें इग्नोर करके अपने फोन में कुछ देख रहा होता है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी न्यूज देख रहा होता है और उसे न्यूज में पता चलता है कि रैट गॉड कल्ट के बचे हुए 9 लोग भाग चुके हैं। जो भी उन्हें पकड़ेगा उन्हें 5000 येन से लेके 5 लाख येन तक इनाम मिल सकता है। और हमारा एमसी सोचता है कि वाओ, एक चलता फिरता आधा मिलियन। पर हमारा एमसी सोचता है कि पैसे की बात को साइड
रखे तो पहले मुझे अपने पावर्स को बढ़ा लेना चाहिए। नेक्स्ट हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है जो कि खचाखच लोगों से भरा हुआ होता है और हम देखते हैं कि हमारे एमसी रिंग के बीच में खड़ा हुआ होता है और वो सोच रहा था कि वाओ काफी लोग आए हैं। और हम देखते हैं कि हमारी क्यूना ने इस कंपटीशन के प्राइजेस और रूल्स बता रही होती है। वो बोलती है कि विनिंग रिवॉर्ड तो है ही बट पार्टिसिपेशन रिवॉर्ड भी है। वो बोलती है कि जो कोई भी पार्टिसिपेट करेगा उसे एक लॉटरी टिकट मिलेगा और लॉटरी में बहुत बड़े बड़े प्राइजेस आप जीत सकते हैं, तो जो जल्दी आएगा उसे जल्दी मिलेगा। और प्राइस की बात सुन के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। कोई कहता है कि मैंने सुना है कि लेटेस्ट गेमिंग कंसोल भी मिल सकता है, तो कोई कहता है मैंने सुना है लेटेस्ट आईफोन भी मिल सकता है। और उन्हीं में से एक हरामी क्यूनहान को देख के बोलता है कि अगर मैच ड्रॉ हो गया तो तुम क्या मेरे साथ हाथ मिलाओगी। और ये उर्दू लड़का सोच रहा होता है कि एमसी से नहीं बल्कि क्यूनहान से लड़ना है और वो कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि अचानक से एक लड़की रिंग में कूद पड़ती है और हम देखते हैं कि सारी लड़कियां हमारे एमसी से लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावली हो रही होती हैं। सब कहती है मैं जाऊंगी पहले, मैं जाऊंगी पहले। और हम देखते हैं कि देखते देखते कई सारी लड़कियां रिंग में उतर जाती हैं और एक लड़की हमारे एमसी के हाथों को ही पकड़ लेती है और बोलती है तुम्हारे बाइसेप्स कितने अच्छे हैं। और हम देखते हैं कि धक्का मुक्की में हमारे एमसी की बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है और वो लड़की बोलती है तुम कितने हैंडसम हो। और ये सारी सिचुएशन हमारे एमसी के लिए बहुत ज्यादा ऑकवर्ड और अजीब थी। और तभी हमारा एमसी बीइंग ए गुड बॉय अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और कहता है कि मुझे लड़कियों को मारना पसंद नहीं, लेकिन मुझे अचीवमेंट पूरा करने के लिए ये सब करना ही होगा। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी सबको बहुत ही प्यार से पुश करके रिंग से बाहर निकाल देता है और हमारा एमसी बीइंग ए संस्कारी लड़का सबसे माफी भी मांगता है। और तभी हमारे एमसी के सामने सिस्टम पॉपअप होता है और उसे पता चलता है कि उसने 1000 में से लगभग 309 लोगों को हरा चुका है। और तभी एक लड़की कहती है कि मैं तुम्हें फिर से चैलेंज करना चाहती हूँ और हमारा एमसी कहता है कि हारे हुए चैलेंजर्स फिर से चैलेंज नहीं दे सकते। और ये सुन के सारी लड़कियां बोलती हैं क्यों नहीं, मैं फिर से तुमसे चिपकना चाहती हूँ। और हम देखते हैं तभी भीड़ में से एक बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा लड़का बाहर आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें काफी टाइम से झेल रहा हूँ, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं। और अगले पल में हम देखते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के पॉइंट 419 हो चुके हैं क्योंकि वो लड़का जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। हम देखते हैं कि देखते देखते हमारा एमसी कई सारे लोगों को हरा देता है और इतने सारे लोगों को हराने के बाद भी वो रुक नहीं रहा होता है और वो बोलता है कि अगला कौन है। और तभी एक आवाज आती है कि मैं तुमसे लड़ूंगा और इस लड़के का नाम होता है शो। और ये कोई आम लड़का नहीं होता है, सेकेंड ईयर का टॉप स्टूडेंट होता है मार्शल आर्ट में। और ये देख के कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कोई शो से लड़ेगा। और उनमें से एक लड़का बोलता है कि शायद शो ही जीतेगा। वैसे भी ईयर 2 के हॉनर क्लास और टॉप क्लास स्टूडेंट का लेवल एक जैसा ही होता है क्योंकि मुझे अब भी याद है शो ने अकेले ही पूरे क्लास को हरा दिया था और आखिर में वो हारा तो अपने सीनियर से जिसका नाम था चेन वू शिंग। और रिंग में आते ही शो हमारे एमसी से बोलता है कि मैं भी तुम्हारी तरह पहले एरोगेंट ही था, लेकिन एक बार मार खाने के बाद मुझे एहसास हो ही गया दुनिया में कोई ना कोई आपसे ज्यादा ताकतवर तो होता ही है। और हमारे एमसी बहुत ही काम फेस रख के उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और वो लड़का बोलता है कि आज मैं तुम्हें जिंदगी का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक हम्बल और एक समझदार जीनियस कैसे बनते हैं। और हमारे एमसी बोलता है कि टीचर जल्दी मैच को स्टार्ट कीजिए। और हम देखते हैं कि बैटल शुरू होता है। वो लड़का बोलता है कि जूनियर मेरी बात सुनो और उस सीनियर की बात अभी कंप्लीट ही नहीं हुई होती है तभी हमारा एमसी उसे जोरदार मुक्का मारता है और ये पंच इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो सीधे जाके जिम के दीवार से जाके चिपक जाता है। और हमारा एमसी कहता है कि फाइनली बग से छुटकारा मिला। और हम देखते हैं कि ये नजारा देख के सभी लोग शॉक में होते हैं। सब सोच रहे होते हैं कि क्या शो एक ही पंच में हार गया, कोई इतना ज्यादा ओवर पावर्ड कैसे हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि कोई ताली बजाते हमारे एमसी के सामने आता है और हम देखते हैं कि ये होता है चेन वू शिंग जिसने शो को भी बुरी तरह से हराया था। भीड़ में से एक लड़का बोलता है कि पक्का वो यहाँ शो की इज्जत बचाने आया होगा। अब तो पूरे स्कूल का टॉप स्टूडेंट भी उसे चैलेंज करने आ गया है, ये बड़ा मजेदार होने वाला है। और हमारा एमसी ये सब सुन के सोचता है टॉप स्टूडेंट तो छोटे भाई के पिटने के बाद अब बड़ा भाई भी आ गया। और हम देखते हैं कि वो सीनियर तुरंत रिंग में कूद पड़ता है और वो हमारे एमसी से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था शो तुझ जैसे बच्चे से हार जाएगा। और तभी हमारा एमसी कहता है कि सर मैच को स्टार्ट कीजिए। और वो लड़का बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बात को कंप्लीट भी नहीं होने दिया। और मैच स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि तुरंत वो लड़का हमारे एमसी की तरफ बढ़ता है और वो कहता है कि तुझसे बात तो मैं तुझे पीटने के बाद ही करूंगा। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी स्कूल के टॉप स्टूडेंट का पंच बहुत ही आसानी से रोक लेता है और हमारा एमसी उस सीनियर से कहता है मुझे माफ करना पर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और हमारा एमसी बिना टाइम वेस्ट किए उस सीनियर को एक पंच मारता है और वो हवे मुड़ जाता है और हवे मुड़ते हुए वो सोचता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। और इधर सारे स्टूडेंट के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि उन लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। और इसके तुरंत बाद हमारा एमसी के लड़के को देख के बोलता है कि जल्दी तुम ऊपर आओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और वो लड़का बोलता है क्या मैं? और हमारा एमसी बोलता है कि हाँ तुमने तो अभी मुझसे फाइट नहीं किया है ना। और हम देखते हैं कि डरते डरते वो लड़का रिंग में आ भी जाता है पर उसके रिंग में आने का रीजन हमारे एमसी को हराना नहीं बल्कि लॉटरी टिकट पाना था। और वो आते ही हमारे एमसी से बोल देता है कि भाई जरा हल्का मारना। और हमारा एमसी बोलता है कि हाँ बिल्कुल। हम देखते हैं कि इसके बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक पॉइंट और बढ़ जाता है और इतने सारे मैचेस को देख के ऑडियंस सोचने लगती है
कि ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि अब इससे हारने का भी कोई शर्म नहीं है। मैं जाऊंगा, इससे हारूंगा, एक लॉटरी टिकट पाऊंगा और उससे आईफोन जीतूंगा। और हम देखते हैं कि एक एक करके सारे स्टूडेंट्स हमारे एमसी से लड़ने आते हैं और बहुत ही आराम से हार जाते हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली में वो सारे स्टूडेंट हमारे एमसी को हराने नहीं बल्कि लॉटरी टिकट के लिए आए होते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा एमसी उस आखिरी लड़के को रिंग के बाहर फेंकता है तभी उसके सामने एक बड़ा सा सिस्टम पॉपअप खुलता है और हम देखते हैं कि फाइनली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अचीवमेंट भी पूरा हो जाता है। और इस अचीवमेंट के पूरा होने के बाद उसे एक एट्रीब्यूट मिलता है जिसका नाम होता है प्राइमल डोमिनेंस। और इस एट्रीब्यूट से ये होता है कि जब भी हमारा एमसी किसी पे वार करेगा तो उसे वो फटका बहुत ही जोर का लगेगा। हमारा एमसी सोचता है कि ये एट्रीब्यूट तो काफी सिंपल बट कमाल का है, पर इस एट्रीब्यूट ने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि आखिर डैमेज होगा कितना। आगे हमारा एमसी रिंग से बाहर निकलता है और बोलता है कि मैच खत्म हो गया बच्चों, अब तुम सब लोग घर जा सकते हो। तो कुछ लोग बोलते हैं क्या इतनी जल्दी खत्म हो गया, मैंने तो सोचा और भी अच्छे फाइट्स हमें देखने को मिलेंगे। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी हमारे क्वीन का हाथ पकड़ता है और वहां से जाने लगता है। नेक्स्ट हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और प्रिंसिपल हमारे एमसी को कांग्रेचुलेशंस बोलती हैं। वो कहती हैं कि आखिर तुमने पूरे स्कूल को हराकर फर्स्ट प्लेस हासिल ही कर लिया। वो कहती है कि मैंने देखा कैसे तुमने बस एक ही वार में चेन वुशिंग को हरा दिया। मुझे तो लगता है अभी तुम अपना ट्रू पोटेंशियल हमसे छुपा रहे हो, क्या मैं सही कह रही हूँ? और हमारा एमसी बहुत ही स्वैग में बोलता है कि ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। और हमारी प्रिंसिपल बोलती है कि मुझे तो नहीं लगता थोड़ा सा। वो कहती है कुछ ही दिन पहले चेन वुशिंग ने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया था और उस एग्जाम में वुशिंग ने अपनी कमाल की ताकत दिखाई अपने सिंगल हैंड से 690 किलो का बारबल उठा के। और जितना मैंने तुम्हें देखा है मुझे तो लगता है तुम अपने सिंगल हैंड से लगभग 800 किलो उठा सकते हो। और हमारा एमसी सोचता है कि प्रिंसिपल का गेस कितना एक्यूरेट है। मैं अपने सिंगल हैंड से लगभग 795 केजीज उठा सकता हूँ जो कि लगभग 800 किलोग्राम होते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना ट्रू पोटेंशियल इनके सामने रिवील नहीं कर सकता। और जैसे ही हमारे प्रिंसिपल हमारे एमसी से कुछ और पूछने वाली होती हैं, तुरंत हमारा एमसी उनके बात को काटते हुए पूछता है कि मैम मुझे मेरा 8800 वाला प्राइज मनी कब मिलेगा? और जिसपे हमारे प्रिंसिपल थोड़ी चिढ़ जाती हैं और बोलती हैं कि ठीक है अभी मैं भेजती हूँ तुम्हारे पैसे। और वो अपने मन में सोचती हैं कि ये लड़का पैसों के लिए कितना उतावला है। पैसे भेजने के बाद हमारे प्रिंसिपल बोलते हैं कि अब से तुम हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करोगे। और ये बात पूरी भी नहीं होती तभी हमारे एमसी बोलता है कि प्रिंसिपल मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और प्रिंसिपल बोलते हैं कि अब क्या हुआ? हमारा एमसी कहता है कि मुझे और क्विन को स्विमिंग बहुत ज्यादा पसंद है, तो क्या हम जिम्नाजियम के पूल को यूज कर सकते हैं? और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा रूल बना दे कि मैं और क्विन जब चाहे तब उस पूल को यूज कर सके, और जब हम उस पूल को यूज कर रहे हो तो उस पूल में कोई ना आ पाए। और हमारे प्रिंसिपल कहती हैं कि ठीक है यूज कर लेना। और ये सुन के हमारा एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि क्या ये इतनी आसानी से मान गई? और हमारा एमसी बोलता है कि मैम एक और बात, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे स्विमिंग करते हुए देखे, वो भी स्विम सूट वाले कपड़ों में, तो मैं सारी स्विमिंग एरिया के कैमरास को ढक दूंगा, क्या आपको चलेगा? और ये सब सुन के हमारे प्रिंसिपल सोचती हैं कि अपोजिट जेंडर के दो लोग, वो भी एक ही कमरे में, यहाँ तक तो ठीक था, पर अब ये कैमरा भी ढकना चाहता है, कहीं ये लड़का वो सब करने का तो नहीं सोच रहा। और हमारी प्रिंसिपल कहती हैं कि तुम्हारे इतने रिक्वेस्ट की वजह से मैं तुम्हारे सारे रिक्वेस्ट ग्रांट कर रही हूँ, आज से जिम्नाजियम वाला पूल तुम्हारा प्राइवेट पूल होगा। और तभी प्रिंसिपल हमारे एमसी के नजदीक आती हैं और उसके कान में कहती हैं कि ध्यान रखना कोई हादसा मत होने देना। और हमारा एमसी सोचता है कि ये किस तरह के हादसे के बारे में बात कर रही हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा एमसी और क्विन कॉरिडोर में चल रहे होते हैं और हमारा एमसी ये सब सोच के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है कि अब मैं पता करके रहूंगा कि आखिर क्विन के पास कौन सी सुपर पावर्स हैं। और तभी क्विन बोलती है क्या तुम मेरी एक चीज में मदद करोगे? और हमारा एमसी बोलता है कि किस चीज में? वो कहती है कि मैंने एक सिंगिंग कॉन्सर्ट में पार्ट लिया है और मेरा सोलो पार्ट बहुत ही अच्छे से रिहर्सल हो गया है, लेकिन जो डुओ पार्ट है वो मेरा ठीक से नहीं जा रहा है, तो क्या तुम इस चीज में मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम आज रात मेरे साथ रिहर्सल करोगे? और इस चीज पे हमारा एमसी मान जाता है। और ये सुन के हमारी क्विन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी खुशी को देख के हमारा एमसी को समझ जाता है कि ये कॉन्सर्ट उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और वो सोचता है कि शायद इस सिंगिंग कॉन्सर्ट की वजह से हमारे क्विन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ पाए। नेक्स्ट सीन में हमें रात को क्विन का घर दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि क्विन के कमरे में हमारा एमसी और क्विन रिहर्सल कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि क्विन के कमरे के नीचे ही क्विन के पेरेंट्स बैठे होते हैं। और तभी क्विन के डैड क्विन की मॉम से बोलते हैं कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा कि एक जवान लड़का और एक जवान लड़की एक ही कमरे में हो, वो भी अकेले। और ये सुन के क्विन की मॉम क्विन के डैड पे थोड़ी गुस्सा हो जाती हैं। वो कहती है कि पुराने जमाने के बूढ़े लोगों की तरह बात करना बंद करो, वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, वो दोनों साथ में बड़े हुए हैं। और वो कहती है कि जानू अगर तुम अपने काम से काम रखोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। और क्विन के डैड बोलते हैं कि ठीक है अब से मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे एमसी को क्विन के पेरेंट्स के सारी बातें सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से हमारे एमसी क्विन को बोलता है कि शायद आज के लिए इतना प्रैक्टिस काफी होगा, मुझे घर जाके थोड़ा पढ़ना भी है। और ये बोल के हमारा एमसी जाने लगता है। जाते वक्त हमारा एमसी क्विन से बोलता है कि कल हम दोनों स्कूल के बाद पूल पे जा रहे हैं स्विमिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, तो अपना स्विमिंग सूट लाना मत भूलना। और जिसपे क्विन ओके बोलती है और ये दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं। और हम देखते हैं कि पूल की बात सुन के हमारी क्विन थोड़ी सी शर्मा रही होती है और
और तभी क्यूनहान अपने वार्डरोब में स्विमिंग सूट को चूज करने लगती है और एक स्विमिंग सूट को देख के हमारी क्यूनहान सोचती है कि ये अच्छा तो है पर ये ज्यादा एरिया नहीं कवर करता और ये बहुत ज्यादा रिवीलिंग है और हमारी क्यूनहान कल के बारे में सोच के थोड़ी सी शर्मा जाती है। नेक्स्ट डे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमारी क्यूनहान फिर से ये सोच के शर्मा रही होती है क्या सच में पूल एरिया में हम दोनों ही होंगे। और अगले ही सीन में हमें जिम्नेजियम का स्विमिंग पूल दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमारे एमसी के एक प्लान के अकॉर्डिंग सारे कैमरास कवर हो चुके थे और तभी हमारी क्यूनहान हमारे एमसी को पीछे से आवाज लगाती है और हमारा एमसी पीछे मुड़ हमारी क्यूनहान को देखता है और हमारी क्यूनहान दौड़ते हुए हमारे एमसी की तरफ आ रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हें इंतजार कराने के लिए सॉरी। और हमारा एमसी बोलते है कि धीरे दौड़ो वरना तुम स्लिप हो जाओगी। पर अंदर ही अंदर हमारे क्यूनहान को स्विमिंग सूट में देखने के बाद हमारे एमसी की भी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और वो सोचता है कि ये कितनी क्यूट है और थोड़ा शर्माते हुए हमारा एमसी बोलता है कि चलो पूल में उतरते हैं और ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, जिसपे हमारी क्यूनहान हम करती है और हम देखते हैं कि ये दोनों स्विमिंग स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि स्विमिंग के साथ साथ ये अंडर वाटर डाइविंग भी कर रहे होते हैं और तभी हमारी क्यूनहान ऊपर जाने का इशारा करती है और तुरंत हमारा एमसी क्यूनहान को पकड़ता है और पानी के सतह की तरफ बढ़ जाता है और पानी के सतह पे आते ही हमारा एमसी क्यूनहान से पूछता है कि आखिर क्या हुआ और हमारी क्यूनहान घबराते हुए बोलती है कि पानी मेरे बॉडी के अंदर से पास हो रहा है। अपने बात को समझाने के लिए हमारी क्यूनहान पानी को अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करती है पर हम देखते हैं कि पानी उसके हथेली के आर पार चला जाता है और हमारी क्यूनहान बोलती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों पानी मेरे बॉडी के आर पार चला जा रहा है। और हमारा एमसी सोचता है कहीं ये सुपर पावर का आवेग तो नहीं और तभी हमारा एमसी हमारी क्यूनहान के दोनों हाथ देखने लगता है और वो देखता है कि पानी के आर पार जाने के अलावा और कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, बाकी सब तो ठीक ही लग रहा है उसके हाथ में। और हमारा एमसी बोलता है कि चलो पूल से बाहर निकल के तुम्हारे पूरी बॉडी को एग्जामिन करते हैं, क्या सिर्फ तुम्हारे हाथों से पानी आर पार जा पा रहा है या फिर किसी और बॉडी पार्ट से भी। और ये सुन के हमारी क्यूनहान थोड़ी शर्माते हुए ओके बोलती है और हम देखते कि हमारी क्यूनहान पूल के बाहर आके लेट जाती है और हमारे एमसी उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे पानी छिड़क रहा होता है और जिसपे हमारी क्यूनहान ऑब्वियसली बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। तभी क्यूनहान बोलती है कि और कितनी देर मुझे ऐसे लेटना होगा और हमारा एमसी बोलता है कि अब तक मैंने 3 बार चेक कर लिया है पर तुम्हारे बॉडी में कुछ भी अबनॉर्मल नहीं है, शायद अभी के लिए ये एबिलिटी बस तुम्हारे हाथों में ही है। और हमारी क्यूनहान हमारे एमसी से बोलती है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि बचपन में अपना पेशाब इसलिए नहीं रोक पाती थी क्योंकि मेरे शरीर का कोई हिस्सा पानी को हमेशा बाहर निकाल देता है, जिसपे हमारा एमसी बोलता है कि हाँ शायद हो सकता है। और हमारा एमसी बोलता है कि नेक्स्ट टाइम जो तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अपने पेशाब को नहीं रोक पाओगे तो मुझे जरूर बताना और मुझे ये भी बताना किस बॉडी पार्ट में एग्जैक्टली तुम्हें अपने हाथों की तरफ फील होता है। और हम देखते हैं कि ये सब बोलते ही हमारा एमसी थोड़ा शर्मा रहा होता है और ये सब बोलने के बाद हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यूनहान अब मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। पर ये सब सुन के तो हमारी क्यूनहान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। वो सोच रहे होते क्या सच में वाटर से रिलेटेड मेरे पास भी एक सुपर पावर है, मैं तो सोच रही थी कि मैं किसी काम की नहीं। और वो सोच रहे होते कि एक न एक दिन मैं अपने पूरे पावर को अनलॉक कर लूंगी और तब मैं एमसी के बगल में एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग पार्टनर की तौर पे खड़ी हो पाऊंगी। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और नेक्स्ट हमें सुपर मार्केट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी सुपर मार्केट पहुंच गया और वो शॉप लेडी हमारे एमसी को वेलकम बोलती है और तभी हमारा एमसी टेबल पे अपना कार्ड रखता है और हमारे एमसी उस शॉप लेडी से बोलता है कि मुझे 100 कार्टिज सेवेज जायंट ईगल का मीट चाहिए। वैसे एक कार्टी का अर्थ होता है 600 ग्राम जो कि होते हैं पूरे 50 किलो। और वो शॉप लेडी बोलती है कि सर प्लीज अपना एड्रेस बता दीजिए, हम वहाँ डिलीवर कर देंगे। और हमारे एमसी उस शॉप लेडी को अपना एड्रेस बता देता है। हमारे एमसी के जाते वक्त वो शॉप लेडी सोचती है कि आखिर ये यंग रिच मास्टर कौन है जो कि अपने पैसे ऐसे ही उड़ा रहा है। और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि हमारे एमसी को उसका पार्सल मिल जाता है और वो शॉप लेडी बोलती है कि प्लीज हमारे शॉप को 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा। डिलीवरी को रिसीव करने के बाद हमारा एमसी सोचता है कि आज सुबह सुबह ही मुझे 120K का पेमेंट मिल गया और कुल मिलाकर मेरे पास अभी लगभग 210K हाथ में है जो कि 50 किलो मीट खरीदने के लिए मोर देन इनफ है। और बिना टाइम वेस्ट किए हमारा एमसी उस 50 किलो मीट पे अपना हाथ रखता है और हमारा एमसी सोचता है कि जायंट ईगल मीट का पूरा पावर ऑब्जर्व करने के बाद देखते हैं कौन सा सरप्राइज मेरे लिए वेट कर रहा है। और मीट के छूने के कुछ सेकंड बाद ही हमारे एमसी के सामने एक बड़ा सा सिस्टम पॉपअप खुलता है और जिसमें लिखा होता है कि आपने सेवेज जायंट ईगल का पूरा 100% लाइफ एसेंस अब्सॉर्ब कर लिया है। और क्लियरली हम देख पाते हैं कि उस जायंट ईगल की पावर्स हमारे एमसी में आ रही होती हैं और हम देखते हैं कि हमारे एमसी को उस ईगल के आई साइट और हंटिंग एबिलिटी मिलती है और इस एबिलिटी का नाम होता है स्काई आई और जिसकी वजह से हमारे एमसी की ट्रैकिंग एबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और तभी हमारे एमसी की आंखें चमकती हैं और हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने बस कुछ ही पलों में बहुत बड़े एरिया को स्कैन कर लिया है और जितना भी उसने एरिया स्कैन किया उसकी सारी जानकारी हमारे एमसी को मिल जाती है। यहाँ तक वो अब ये भी जानता है कि कौन सा इंसान अपने फोन में क्या देख रहा है। और हमारा एमसी बोलता है कि सच में ये पावर तो कमाल की है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने घर आ चुका है। वो देखता है कि टीवी में उसके पेरेंट्स न्यूज देख रहे होते हैं। टीवी में ये बताते हैं कि एक इंसान जो कि ट्रिपल जीन फ्यूजन कर चुका होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होता
होता है और जिसकी वजह से कई लोगों की जान खतरे में आ जाती है। हम देखते हैं कि टीवी में एक इंसान बोल रहा होता है कि पुराने जमाने से जीन फ्यूजन एक बहुत ही गलत रास्ता है। सारे मॉन्स्टर यही चाहते हैं कि वो इंसान में बदल जाएं, लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं चाहता होगा कि वो मॉन्स्टर में बदले। अगर हम ह्यूमन बॉडी को ठीक से ट्रेन करें तो हम एक एडवांस लाइफ फॉर्म में इवॉल्व हो सकते हैं। और अचानक से हम देखते हैं कि उस मीटिंग रूम में एक गुस्सेल साइंटिस्ट आ जाता है और वो कहता है कि स्टेज पे खड़े होकर सपने देखना बंद करो, बिना जीन फ्यूजन की ये दुनिया बच ही नहीं पाएगी। और तुम जिस मार्शल आर्ट की बात कर रहे हो वो मार्शल आर्ट तो एक गोली भी नहीं रोक सकती, तो मॉन्स्टर्स को कैसे रोकेगी। और टीवी में ये सब सुन के हमारे एमसी के डैड बोलते हैं कि मुझे तो लगता है सारे जीन फ्यूजर्स एक चलते फिरते टाइम बॉम्ब हैं, अगर वो गलती से भी म्यूटेट हो गए तो बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। और ये सब सुन के हमारे एमसी की मॉम बोलती है कि तुम इस बारे में ज्यादा सोच रहे हो, इन सारी चीजों पे हमारे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है और ये सब होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। म्यूटेशन की चिंता करने की बजाय हमें इस बात पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जीन फ्यूजर आखिर रिप्रोड्यूस कैसे करें, क्योंकि जीन फ्यूजन के बाद वो सभी लोग रिप्रोड्यूस करने की क्षमता खो देते हैं। और इस पे हमारे एमसी के डैड बोलते हैं कि तुमने सही कहा, इसीलिए बेहतर ये है कि जीन फ्यूजन के प्रोसेस से पहले कुछ एसेंस स्टोर कर लिया जाए या फिर कोई पार्टनर ढूंढ के बच्चे पैदा कर लिया जाए। और तभी हमारे एमसी के मॉम हमारे एमसी को देख लेती हैं और वो थोड़ा घबरा जाती हैं और हमारे एमसी से पूछती हैं, बेटा तुमने कुछ सुना तो नहीं ना। और हमारे एमसी के पेरेंट्स बात को टालने लगते हैं और वो बोलते हैं कि जैसा कि एमसी आ गया तो चलो डिनर कर लेते हैं। और डिनर के वक्त हमारा एमसी अपने पेरेंट्स को बताता है कि कल हमारे स्कूल में सिंगिंग कॉम्पिटिशन है जिसमें क्यून हान भी पार्टिसिपेट कर रही है। जिसपे हमारे एमसी के डैड बोलते हैं तब तो हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए और क्यून हान को सपोर्ट करना चाहिए। और हमारे एमसी की मॉम बोलती है कि हाँ वो तो हमारी बेटी जैसी है, हमें जरूर जाना चाहिए उससे सपोर्ट करने के लिए। और हमारे एमसी इस सब पे हम करता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और नेक्स्ट हमें सिंगिंग कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी के दोनों पेरेंट्स हमारे क्वीन हान को चेयर कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी को मेकअप करने भी आता है और वो हमारे क्वीन हान का मेकअप कर रहा होता है। और तभी हमारी क्वीन हान हमारे एमसी से पूछती है कि तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। और हमारा एमसी बोलता है क्योंकि तुम आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। और जिसपे हमारी क्वीन हान शर्मा जाती है। और तभी वहाँ अचानक से जी शिन आ जाती है और वो कहती है क्या तुम दोनों का प्यार बांटना भी खत्म नहीं हुआ। और अचानक से जी शिन के आने से हमारी क्वीन हान बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मुझे मेकअप करना नहीं आता इसलिए एमसी मेरी हेल्प कर रहा था। और जी शिन बोलती है कि हाँ हाँ मुझे पता है क्या चल रहा था, जल्दी से रेडी हो जाओ। और ये सब देख के हमारे एमसी मन में सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ अगर मैं इतना ज्यादा टैलेंटेड हूँ तो। और जाते हुए जी शिन बोलती है कि मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना है, मैं तो बस इतना बताने आई थी कि 2 परफॉर्मेंस के बाद तुम्हारी बारी है। और हमारी क्वीन हान इस बात पे शर्मा जाती है और बोलती है कि हाँ हाँ मैं समझ गई। और हमारा एमसी बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ ताकि तुम प्रिपेयर हो सको। और हम देखते हैं कि हमारी क्वीन हान शर्माते हुए नीचे देख के चल रही होती है और तभी बहुत ही घबराई हुई आवाज में हमारी क्वीन हान हमारे एमसी को आवाज देती है और वो कहती है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। और इसी इंटेंस सिचुएशन पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आगे आखिर क्या होगा, क्या हमारी क्वीन हान अपनी परफॉर्मेंस दे पाएगी या नहीं, इस बात का पता हमें आगे के चैप्टर्स में मिलेगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे हीरो सब बड़े हो गए हैं तो अब कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो प्लीज भाई लोग इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करके इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए जिससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले और अगला पार्ट में जल्द से जल्द ला सकूं। तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।